हर सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होता है। कई सफर ऐसे होते हैं जो हमें पूरा चेंज कर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे राइडर है जिनके लिए बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पैशन है, एक अलग ही लाइफस्टाइल है। जिन्होंने अभी तक बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस विजिट की है, जैसे लिटिल रन ऑफ कच्छ, द रोड टू हेवन, उदयपुर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, और अभी रिसेंटली वो गुजरात में कोस्टल राइड करने वाला है, द्वारका, सोमनाथ, गिर तक। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अभय। थैंक यू सो मच हुसैबा भाई। अभय भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टोरीज पे। हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि बाइक राइडिंग का शौक स्टार्ट कहाँ से हुआ? सो हुसैबा भाई, सबसे पहले तो तासुर से बुलाने के लिए थैंक यू। और आपने जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि बाइक राइडिंग का शौक कैसे शुरू हुआ, तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसके जो रूट्स है वो शुरू होते हैं मेरे चाइल्डहुड से। मेरे फादर्स मुझे बाइक पर बहुत घुमाया करते थे, और जो बाइक राइडिंग का एक बोल सकते हैं कि शौक है, मुझे वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल के अंदर गए और दूसरी सब चीज़ों के अंदर, कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अंदर ही छूट गई थी। लेकिन जैसे मैंने मेरा स्कूलिंग एरिया को पूरा किया और कॉलेज के अंदर में एंटर हुआ, तब वापस से यूट्यूब एंड सोशल मीडिया के थ्रू मैं वापस से बाइकिंग कल्चर के ऊपर थोड़ा सा मेरा ध्यान गया। तो जैसे मैंने मेरा कॉलेज पूरा किया, उसके बाद फिर मैंने छोटी छोटी राइड्स के साथ इस बाइकिंग के जो अंदर का जो शौक था उसको वापस से मैंने रिवाइव किया, और फिर वहां से मैंने वापस से मेरी राइडिंग जर्नी को शुरू किया। तो यानी आपकी जो पहली राइड थी वो कॉलेज से स्टार्ट हुई, ऐसा आप बता रहे हो? यहाँ हम बोल सकते हैं कि पहली जो राइड मैंने करी वो कॉलेज के अंदर से शुरू करी। उस टाइम पे जब मेरे पास जो बाइक था वो था RX 100, जो कि 1994 जैपनीज मॉडल था। तो उससे मैंने शुरू करा। आसपास की जो छोटी छोटी लोकेशंस थी, दाहोद के आसपास का जो एरिया था, मैंने वो एक्सप्लोर करना शुरू करा। कुछ डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आई, जैसे कि कुछ नॉलेज नहीं था कि भाई राइडिंग कैसा होता है। तो भी जितना मुझे पता था मैंने स्लो ट्रेवल किया। कुछ कुछ बार कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाते थे, कुछ बार नहीं होते थे। बट मैंने अपने अंदर वो चीज को जिंदा रखा। जो बाइकिंग के रिलेटेड मेरा पैशन था, मैंने उस चीज को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करी, और उसको रिवाइव करते करते फिर आज मैं इस जगह पहुंचा। तो आपका जो पहला था राइड, लॉन्ग राइड, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है। इतनी सारी छोटी राइड्स करने के बाद हम जब पहली लॉन्ग राइड करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। किसी के लिए भी, किसी भी राइडर के लिए जो पहला एक्सपीरियंस होता है, जो पहला लॉन्ग राइड होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। मैंने जो मेरा पहला लॉन्ग राइड करा था वो मैंने अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी के साथ उज्जैन और ओमकारेश्वर का करा था। उसके अंदर मैं एज अ मार्शल भी था। तो जो पहला राइड था वो बहुत माइंड में कुछ कंफ्यूजन चल रहे थे। बहुत सेल्फ डाउट्स भी थे कि यार इतना लंबा बाइक चलाना है, मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। इसके अलावा मैं एक मार्शल की तरफ पे था, तो मेरे पास दूसरे जो राइडर्स थे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे खुद के साथ साथ उनको भी हैंडल करना था। एक वो चीज़ भी थी माइंड में कि यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब तक हम कहीं से निकलेंगे नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो मैंने अपने अंदर वो करेज करा। उसके बाद जो प्रिपरेशंस थी, लगेज वगैरह से लेके सब कुछ मैंने रेडी किया। उसके बाद जब हमने राइड शुरू करी तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आए। सबसे पहली बात तो यही थी कि हम जब हमें अहमदाबाद से बाहर निकले, अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर हम आगे आए थे, और उसके बाद ही हमारे एक ग्रुप में जो पर्सन था उनका बाइक का ब्रेकडाउन हो गया। तो कह सकते हैं कि बाइक राइडिंग शुरू हुई, हमारी जो राइड था शुरू हुआ उसके पहले ही एक ब्रेकडाउन आ गया। तो जो दूसरे बाइकर्स थे उनका मोरल वहाँ पे काफ़ी डाउन हो गया था कि यार अभी तो राइड शुरू भी नहीं है और पहले ही ब्रेकडाउन आ गया। बट हमने अपने माइंड के अंदर वो चीज़ क्लियर रखी कि भले कितने भी ब्रेकडाउन आएंगे, हमको ये राइड पूरा करना है। तो फिर उसको हमने जैसे जैसे करके उस बाइक को शुरू कर दिया था, और उसको शुरू करने के बाद फिर हमने वो राइड कंप्लीट किया। ड्यूरिंग द राइड हमको काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए, काफ़ी गुड एक्सपीरियंसेस भी हुए। और हमने जो उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच की जो लोकेशंस थी उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो ठीक है, मतलब पहली राइड हमेशा किसी की परफेक्ट नहीं होती है। और पहले नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ कि हर कोई राइड परफेक्ट नहीं होती। हर राइड में आप कुछ अच्छा सीखते हो और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कभी खाली नहीं जाता है। तो अबे भाई, जैसा कि आपने बोला कि आप अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी के मार्शल थे वो ट्रिप पे, तो मार्शल यानी क्या होता है वो आप हमें बताइए। देखिए, मार्शल यानी सिंपल एक पोजीशन होती है कि ड्यूरिंग द राइड कोई भी ब्रेकडाउन होता है, या फिर जो हमारा कॉन्वॉय चल रहा था, जैसे कि मेरे कुछ बारह राइडर्स उस टाइम पे चल रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में मेरे 12 राइडर्स के बीच में कोई भी फॉरेन पर्सन ना आए, कोई भी दूसरी गाड़ी का इम्पैक्ट मेरे 12 राइडर्स के ऊपर ना आए। दूसरा, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सिंपल एक मार्शल का काम होता है। अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, किसी राइडर को कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके साथ खड़े हो रह के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना,
प्लस ये चीज देखना है कि जो राइडर्स चल रहे हैं सिंगल लाइन में चल रहे हैं, कोई फॉर्मेशन में चल रहे हैं, कहीं भी डिसिप्लिन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कोई राइडर किसी दूसरे राइडर के लिए कोई प्रॉब्लम या पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। ये सब चीजें होती है जो मार्शल हैंडल करता है, और ये सब चीजें होती है जो मार्शल को देखना होता है कि भाई जो राइडर्स चल रहे हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ चले और उनको ड्यूरिंग द राइड कोई प्रॉब्लम ना आए। ओमकारेश्वर उज्जैन राइड पे आप बोल रहे हो कि आप मार्शल थे, तो आपने आपका पोजीशन का कैसा यूज किया था? मतलब आपकी जरूरत पड़ी थी वहां पे, कुछ ऐसा हुआ था? देखिए ओमकारेश्वर उज्जैन की जो राइड थी उसपे तो हम दो मार्शल्स थे और हमने फुल पोटेंशियल पे वर्क किया था, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या थी ना कि जब हम यहाँ से निकले तो जो एमपी का हमारा जो थोड़ा सा ट्राइबल एरिया है, गलत नहीं बोलना चाहिए बट वहां पर जो पर्सन जो पीपल्स है उनको थोड़ा सा ड्राइविंग की वजह से हम कहते हैं ना कि वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कहीं भी राइडर्स को जब लोग देखते हैं तो उनको वो अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई राइडर्स आए तो रेस लगाना, स्टंटबाजी दिखाना, वो चीजें होती है। तो उस चीज में हमको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा था कि भाई हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो और किसी और की वजह से हमको प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत ज्यादा चीज करा था। प्लस उस टाइम पे उज्जैन और ओमकारेश्वर में काफी हाईवेज के भी काम चल रहे थे, तो हमको वो भी चीज देखनी थी कि बार बार डाइवर्जन आ रहे थे, दूसरे ट्रक्स और वो चीजें आ रही थी, तो हमारे जो राइडर्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें। और एक्सपीरियंसेस की बात की रही तो एक एक्सपीरियंस ये भी आया था जो मैंने ब्रेकडाउन वाली बात करी कि हम राइडर्स जब राइड शुरू करी थी हम थोड़े ही आगे आए थे, मतलब बस हमारा ब्रेकडाउन आ गया था स्टार्टिंग में ही? स्टार्टिंग में ही। तो उसमें ये सी चीज हुआ था कि हम किसी चीज की वजह रुके थे और पर्सन अपने फॉग लैंप्स थे वो चालू रखे थे, उन्होंने की बंद करना भूल गए और उससे क्या हुआ कि पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। बैटरी ड्रेन हो गई तो वो MT-15 थी, ना किक से स्टार्ट हो रही थी, किक तो हालांकि MT-15 में आती ही नहीं है, और ना सेल से स्टार्ट हो रही थी। वो पूरी राइड हमने उस MT-15 को धक्के मार के शुरू किया है। तो कभी कभी क्या है कि हम किसी राइड पे जा रहे हैं तो हमको अपनी तरफ से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि हम हमारी बाइक लेके जा रहे हैं तो हम उसको केयरफुली रखें। अगर हम कहीं रुक रहे तो हम इंजन ऑफ कर दें, बिना काम का रेव ना करें। प्लस हो सके उतना हम हमारे बाइक को केयर के साथ रखें ताकि हम ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकें। देखिए ब्रेकडाउन होना नेचुरल है, हम जब लॉन्ग राइड्स पे निकलते हैं ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन अगर हम केयर रखेंगे तो ये हो सकता है कि हम जितना हो सके उतना ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं। आपने काफी सारे राइड किए, उज्जैन, ओमकारेश्वर, कच्छ और बहुत सारे राइड है। तो उन सारे राइडों में से आपकी सबसे फेवरेट राइड कौन सी है? देखिए जैसे कि मैंने तो काफी सारी राइड्स करी, लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछो कि कौन सी राइड मेरी फेवरेट है, इसे तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि हर राइड एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग मेमोरी देती है। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल व्यू, मेमोरीज और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जो सबसे फेवरेट राइड है वो कच्छ की है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया है, मैं बताऊं तो रोड टू हेवन की है। रोड टू रोड टू हेवन? हेवन, वो नाम सुनने में ही बहुत बढ़िया लगता है, रोड टू हेवन। रोड टू हेवन एक ऐसी लोकेशन है कि आप जाओगे तो आपको सच में लगेगा कि आप किसी हेवन में आ गए हो। उसका भी बहुत एक पर्टिकुलर रीजन है कि दोनों तरफ पानी ही पानी है, सेंटर में सिर्फ एक पतली सी रोड है, पिंक बड़े बड़े पिंक कलर के फ्लेमिंगोज हैं, और वो भी एक दो नहीं, आपको हजारों की क्वांटिटीज में देखने मिलेंगे। और रोड टू हेवन का सनसेट तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ब्यूटीफुल होता है। और सनराइज तो अगर आपके पास एक कैंपर है या फिर आप पॉसिबल हो आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, एक टी के साथ आप सनराइज एंजॉय करो, तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। प्लस जब हम रोड टू हेवन को क्रॉस कर रहे थे रिटर्न कच जाने के लिए, उस टाइम पे जब हमारे 12 या 15 राइडर्स का जो कॉन्वॉय निकल रहा था, और उस टाइम पे जो बच्चों के, छोटे बच्चों के, पब्लिक के, जो वहाँ पे टूरिस्ट आए थे उनके जो रिएक्शंस हमको मिल रहे थे वो इतने ब्यूटीफुल और इतने हार्ट वेलमिंग थे कि उसने हमारी पिछले 2 दिन की जो राइडिंग की थकान थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी। तो एक्सपीरियंसेस अब जब जितनी ज्यादा राइड्स करोगे, जितनी ज्यादा लोकेशन एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज्यादा आपको अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। अब वो बस मैंने बहुत सुना है कि वो प्लेसेस में बहुत सारा ज्यादा वॉबल होता है। वॉबल वो होता उसका है, मेन रीजन क्या रहता है वो उसका वॉबलिंग मेन होने का? रीजन वही है कि उसका टेरेन ही ऐसा है। आप अब जब लिटिल ऑफ रन ऑफ कॉच का टेरेन देखोगे उसमें बड़े बड़े क्रैक्स हैं, क्योंकि वो पूरा तरह से उसमें कैसा होता है ना कि जो हमारा रेड रन ऑफ कच है, थोड़ा भी लिटिल रन ऑफ टर्बुलेंस कच आता है में अगर गाड़ी में बस तो वो फिर। वो पूरा ऐसा जाता है। लेकिन इनका रीजन कैसा है कि जो लिटिल रन ऑफ कच है, ग्रेट रन ऑफ कच है, एक्चुअली में उसमें ऐसा होता है कि 6 महीने तो पानी भरा होता है और 6 महीने आपका पूरा वो कच रहता है, रन रहता है। हाँ, सूखा रहता लेकिन है। जब वो पानी सूखता है तो ऊपर का जो टेरेन होता है वो पूरा इस तरीके से होता है कि एक तो ऐसा स्कूप टाइप हो जाता है उसके अंदर, प्लस वो पूरा सूखने की वजह से बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। तो जब टायर उसके ऊपर से जाता है तो टायर को मिनी मिनी हम बोलते हैं छोटे छोटे उसको बम्स मिलते हैं, तो उस वजह से फिर वो आपको बोबल फील होने लगता है। और जब हेवी गाड़ियां होती है, जो हेवी कर्स होते हैं, उनको ज्यादा फील होता है।
लेकिन एक चीज और है कि वो टेरेन इस तरीके का कि वो मिट्टी आपको पकड़ के रखती है, तो भले वो वोबल हो भी रहा है, आपको हैंडल टाइटली नहीं पकड़ना है, आपको लूज हैंडल रखना, वो आपको नहीं गिरने देगा। और आप जितना उस पर राइड करोगे ना उतना आपको मजा आएगा उस चीज के अंदर। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस फील करना वो बहुत अलग चीज है, यस। पर बहुत मजा आता है। अबे भाई, कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाओगे? देखिए, ऐसे तो जब हम राइड्स करते हैं, जब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में भूलेंगे नहीं। और कुछ मोमेंट्स मैं तो ऐसा बोलता है कि आप जितनी भी एक्सप्लोरेशन करोगे, जितना भी ट्रैवल करोगे, वो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन पर्सनली मेरे लिए अगर मैं कोई ऐसा मोमेंट बताऊं कि मैं जो ना भूल पाऊं, तो वो है कि हम जब वो पूरा लेटर रन ऑफ कच्छ क्रॉस करके धोरडो पहुंचे, और धोरडो से फिर हम जब रोड टू हेवन गए, अप्रोक्स शाम को 5 या 6 का कुछ टाइम हो रहा था, सनसेट होने वाला था। हम पहुंचे थे, और हम पहुंचे और उसके उसी टाइम पे हम जैसे पहुंचे सनसेट हो रहा था, और काफी सारे फ्लेमिंगोज हमारे अबाउट द हेड क्रॉस कर रहे थे। और वो मोमेंट और वो इतना मैजिकल फील हो रहा था कि पूरा गोल्डन आवर था, ऊपर से इतने बड़े बड़े पिंक फ्लेमिंगोज आपको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो किसी फैंटेसी से कम नहीं लग रहा था, कि हम 5 मिनट 10 मिनट हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई वो हम किसी रियल लोकेशन पे या किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए, हम सो तो नहीं रहे। तो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो काफी मैजिकल लगते हैं, आपको बिलीव करना मुश्किल होता है कि यार ये सच में हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो ये मोमेंट मेरे लिए था जो बहुत ज्यादा मैजिकल था, और बहुत ज्यादा ऐसा था जो मैं कभी शायद लाइफ में कभी ना भूल पाऊँ। सोशल मीडिया पे राइडिंग बहुत ग्लैमरस लगती है, और जो रियल चैलेंजेस होती है वो सोशल मीडिया पे दिखती नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके राइडिंग करियर, आपके राइडिंग लाइफ में आपने क्या ऐसी डिफिकल्टीज फेस की जो आप बताना चाहोगे कि भैया सोशल मीडिया से रियलिटी काफी कुछ अलग है? देखिए, बाइकिंग या राइडिंग हम जो भी बोले, सोशल मीडिया पे बहुत ग्लैमरस लगती है, बात बिल्कुल सही है। कि जो हमारे कंटेंट, जो यूट्यूब पे हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो हमारे एक्सप्लोरर्स है, जो डालते हैं व्लॉग्स बनाते हैं, वो दिखाते हैं, वो तो देखिए वो अपना पूरा ट्राई करते हैं कि वो एक अच्छी चीज के साथ जो प्रॉब्लम्स हो एक्सपीरियंस। रही है वो भी बताए, एक्सपीरियंसेस भी बताए। लेकिन फिर भी इन रियलिटी जो राइडिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है। आपको सबसे पहले तो इतना लंबा ट्रेवल ऑन द बाइक, सबसे पहले तो आपका बॉडी प्रिपेयर होना चाहिए। काफी लोगों को लगता है कि बाइक ही चलाना है कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं। अगर आप फिजिकली उस चीज के लिए रेडी नहीं होना, तो बाइक चलाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा बाइक के ऊपर इतना लगेज लेके चलना, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। जैसे कि मैं अगर एक एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब हम उज्जैन की राइड कर रहे थे, मेरा भी प्लस मेरे जो दूसरे फेलो राइडर थे उनका, उनके हमने जो लगेज बांधे हुए थे, वो बैग्स बार बार एक तरफ स्लाइड डाउन कर जा रहे थे। उसकी वजह से हमको बार बार मल्टीपल ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे, जिससे टाइम वेस्ट हो रहा था, प्लस वो चीज हमें बार बार इरिटेट कर रही थी। उसके अलावा जैसे काफी बार होता है कि ब्रेक डाउन हो गए, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया। कुछ बाइक्स में इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वो ऑन द स्पॉट सॉल्व होने जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मेरी कच्छ वाली राइड में इशू हुआ था कि मेरा साइड स्टैंड का स्प्रिंग गिर गया था। अब वो प्रॉब्लम ऐसा था कि कच्छ में आप गैरेज छोड़ो, आपको 200-200 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेंगे। क्या बात करते कच्छ में ये कंडीशन है कि 200 से 250 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आपको एक बार इस पॉइंट से फ्यूल अप फुल कराना है, आप सेकंड पॉइंट पहुंचोगे तभी आपको फ्यूल मिलेगा। इन बिटवीन कोई फिल अप स्टेशन नहीं है, कोई गैरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके बाइक में कुछ भी ब्रेक डाउन होता है, आपका फ्यूल खत्म होता है, तो आप फंस जाओगे। आप वहां से आगे किसी कंडीशन में नहीं बढ़ सकते। हैं? लंबे समय के लिए आपको। बहुत, फिर आपको कोई पर्सन लोकल वालों को हेल्प लेना पड़ेगा, वापस उस सर्टेन पॉइंट पे जाके फ्यूल लाना होगा, या किसी गैरेज वाले पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। तो जितनी ग्लैमरस सोशल मीडिया पे दिखता है कि राइडिंग करना बहुत इजी है, सिर्फ बाइक लेके निकल जाना है, उतना आसान नहीं होता है। पीछे बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारा पेशेंस, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए राइडिंग के लिए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुश्किल है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग अगर लंबा राइड करना चाहते हो, तो पहले किसी ग्रुप्स में करो, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद आप सोलो निकलो। एकदम से सोलो निकलना, निकल सकते हो, लेकिन फिर आपको उतना प्रिपरेशन चाहिए। आप उतनी यूट्यूब वीडियोस आप देखो, सोशल मीडिया पे देखो, आपको बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि भाई आपको कैसे प्रिपेयर होना है। अबे भाई, तो सोलो राइडिंग और ग्रुप राइडिंग में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब मेंटली सोलो मेंटली क्या डिफरेंस रहता है? सोलो राइडिंग और ग्रुप राइडिंग में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं, और देखा जाए तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सोलो राइड ऐसा होगा कि आप सिर्फ अकेले राइड कर रहे हो, आपके साथ कोई दूसरा कॉन्टेंट पर्सन नहीं है, आपको अपना कंटेंट खुद बनाना है, आपको अपनी चीजें खुद करनी है, आपको आपका जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट, सब कुछ खुद ही करना है। इन शॉर्ट कह सकते हो आपके आप खुद ही साथी हो। ग्रुप राइड्स दोनों तरफ से हो सकती है। ग्रुप राइड मजेदार भी हो सकती है, और आपके लिए कह सकते हैं कि एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। फिर बहुत अच्छा ग्रुप है
तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर ग्रुप अच्छा नहीं है, कम्युनिटी सही नहीं है, तो आपके लिए एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे कि मेरी अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी है, हम जैसे ग्रुप राइड्स करवाते हैं, तो जो भी हमारे साथ आता है, जो भी हमारे साथ राइडर्स जुड़ते हैं, हम ट्राई करते हैं पूरा कि हम उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। और ये होता है हमारे साथ जो ग्रुप में राइड्स करते हैं, हम उनकी पूरी तरीके से देखते हैं कि हम उनको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। उनको हम ट्राई करते हैं कि वो हर एक्सपीरियंसेस, हर छोटी-छोटी जगह को एक्सप्लोर करवा सके। तो ग्रुप राइड और सोलो राइड दोनों अपनी जगह अच्छी है। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अकेले ट्रैवल करना है या आपको कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ आपको अपनी मेमोरीज बनानी है, तो वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अबे भाई, आपने बीओबीएमसी कनेक्ट और आईबीडब्ल्यू चाय पकौड़ा राइड का भी जो इवेंट था, वो सारे इवेंट्स आपने अटेंड किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है। बीओबीएमसी कनेक्ट हो गया या आईबीडब्ल्यू चाय पकौड़ा हो गया या फिर आईबीडब्ल्यू हो गया, राइडर्स मेनिया हो गया, राइडर्स फेस्ट हो गए। इससे कि काफ़ी सारे इवेंट्स जो बाइकर्स के लिए होते हैं। जैसे कि अभी लास्ट जो टीवीएस हम कह सकते हैं, टीवीएस ने अपनी अपाचे आरटीएक्स को कच्छ के अंदर लॉन्च किया था। वो इवेंट भी काफ़ी बड़ा हुआ था। पर्सनली मैंने जो इवेंट्स अटेंड किए, मुझे इवेंट्स के अंदर से काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला और किस तरीके से किस लेवल पे कम्युनिटीज़ काम कर रही है। बाइकर्स खाली राइडिंग तक ही सीमित नहीं रह गए अब। काफ़ी सारी ऐसी बाइकिंग कम्युनिटीज़ है जो अब इस चीज़ को एक सोशल वर्किंग के ऊपर भी ले गई है, कि वो सोशल ही काम कर रही है, सोशल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम कर रही है। जैसे कि हमारी एआरसी कम्युनिटी है, उन्होंने अभी कैंसर अवेयरनेस राइड करी थी, हेलमेट सेफ्टी अवेयरनेस राइड करी थी। मतलब यानी एक बाइकर कम्युनिटी का होना एक राइडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबके अपने-अपने प्रेफ़रेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाइकर्स कम्युनिटी अब अच्छी नहीं है, बाइकर्स कम्युनिटी में उनको सस्टेन करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कम्युनिटी के अंदर काम करके हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि बाइकर्स कम्युनिटी खाली घूमना, राइडिंग करना, एक्सप्लोर करने तक सीमित थी। लेकिन अब कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें इसको सीरियसली लेकर इसको नॉट जस्ट एक्सप्लोरेशन बट सोशली लोगों की हेल्प करना, सोशल टॉपिक्स पर बात करना, सोशली चीज़ों को मतलब सोसाइटी को अवेयरनेस। कुछ वापस देने के मंशा से भी इन लोगों ने अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मुझे किस्सा अगर याद आ रहा है कि अमेरिका के अंदर की एक केस हुआ था जब उसमें एक चाइल्ड था, छोटा बच्चा जिसके ऊपर एक कुछ हम कह सकते हैं कि अब्यूजेस हुए थे। तो उसको उसके खिलाफ गवाही देनी थी बट वो बच्चा डर रहा था। जबकि उसके पास पुलिस का सपोर्ट था, उसके पास लॉयर्स थे, सब कुछ था लेकिन फिर भी उसको श्योरिटी नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे अमेरिका की एक राइडिंग कम्युनिटी जिसका नाम है बाका, बाका। बीएसीए, बाइकर्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड अब्यूज। ओके। उसका ये फुल फॉर्म है, बाइकर्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड अब्यूज। उस टाइम पे कुछ 20 बाइकर्स, हम कह सकते हैं कि फुल मैस्कुलिन, डरावने, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं माफिया गुंडे टाइप के, उस टाइप के वो बाइकर्स दिखते हैं। बट उनका मोटिव सिंपल था। वो गए थे ना किसी को डराने, ना कि उन्होंने कोई एक वर्ड्स बोला। उस टाइम पे किसी भी बाइकर्स की मुझे एक शब्द भी नहीं निकला, तो वो सिर्फ जाके बैठे थे। सिर्फ उनके बैठने पर से जो बच्चा था उसको इतना इमोशनल सपोर्ट मिला, उसने बिल्कुल बैक ऑफ होके सब कुछ बोला और जब केस फाइनलाइज़ हुआ वो चुपचाप वहाँ से चले गए। तो अब बाइकर्स सिर्फ कह सकते हैं ना कि एक्सप्लोरेशन तक या गलत चीज़ों तक सीमित नहीं है। अब काफ़ी सारी कम्युनिटीज़, काफ़ी सारे बाइकर्स अब बहुत अच्छे लेवल पे भी चीज़ें कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी आने वाली राइड के बारे में, जो आपने बताया मुझे कि द्वारका, सोमनाथ और गिर जाने वाले हो आप। तो इस राइड के लिए आप कितना एक्साइटेड हो? देखिए, मेरा वन ऑफ द ड्रीम बकेट राइड था, इसको गुजरात कोस्टल, यस। मतलब फुल कोस्टल नहीं, हाफ कोस्टल है ये। हाफ जो सेक्शन है वो दीव वाला है, तो वो भी मेरा बाकी रहेगा। वो इनकमिंग हम भी फ्यूचर में करेंगे। लेकिन इस राइड के लिए मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था। इसके अंदर जो मेरा है वो है कि हम दाहोद से अहमदाबाद और अहमदाबाद से द्वारका जाएँगे। द्वारका से फिर पूरा द्वारका कोस्टल करते हुए सोमनाथ आएँगे और सोमनाथ से फिर हम कोस्टल करते हुए गीर आएँगे। और ये चीज़ हमको एक जगह एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, अभी मेजर जो प्लेसेस मेरा इसके अंदर है ये है कि ये थोड़ी बहुत प्लेसेस कवर करनी है, लेकिन हम ये भी ट्राई करूँगा कि इसके अंदर मैं जो छोटी-छोटी प्लेसेस बीच में आ रही हैं, हाँ। वो भी एक्सप्लोर करूँ। उसके बारे में भी जो लोगों को थोड़ा-सा बताऊँ और जो मेरे कंटेंट के थ्रू मैं लोगों को गाइड करूँ कि भई आप इस तरीके से ये कर सकते हो, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि दाहोद में से इतना लंबा या किसी ने इस तरीके से प्लानिंग किया होगा। बाय कार घूमना और बाइक बाइक घूमना, बहुत डिफरेंसेस होते हैं दोनों चीज़ों के अंदर। तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रिपरेशंस अभी चल रही है, तो प्लानिंग्स चल रही है, आप प्रिपरेशंस कैसे करते हो ठीक है। इतनी लंबी राइड के लिए?
देखिए, प्रिपरेशन ऐसा होता है कि लॉन्ग राइड का प्रिपरेशन अक्सर 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि ये राइड है जो मेरा, इसके अंदर मोस्टली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कुछ फेलो राइडर्स भी मेरे साथ आने वाले हैं। तो अब मैं इसको जब प्लान कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे रूट प्लानिंग लेना है कि भई मुझे अगर ये चीज़ करनी है, तो मैं इसको किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ और किस तरीके से करूँ कि मोस्टली ऑफ द प्लेसेस में अंदर कवर कर पाऊँ। सेकंड जो आके आता है, उसके बाद तो स्टॉपेजेस आते हैं। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि भई एक दिन में मैंने इतना किलोमीटर खींच लूँ, उतना किलोमीटर खींच लूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम राइड शुरू करते हैं, तो राइडिंग के अंदर राइड के साथ-साथ जो हम स्टॉप्स लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भले आप कितना भी एक्सपीरियंस राइडर हो, लेकिन अगर आपने 50 किलोमीटर राइड करने के बाद बॉडी आपके पास स्टॉप माँग रही है, तो आपको स्टॉप लेना चाहिए। उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार अभी तो 50 किलोमीटर हुआ है, अभी तो मैंने स्टॉप लिया था, फिर ले लूँ। आपकी बॉडी अगर स्टॉप माँग रही है, तो आप रुको। क्योंकि अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर रहेगी, आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा, तभी आप लंबा टेन्योर खींच सकते हो। वरना आप जबरदस्ती सिर्फ खींचने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं फिर वो एक्सीडेंट्स को लीड करता है। तो ये मेरा सबसे पहला होता है कि भई मैं स्टॉप्स को प्रॉपर्ली प्लान करूँ कि भई ये स्टॉपेज रहेंगे, ये चीज़ें रहेंगे। अब देखिए, प्लान हम जो स्टॉपेजेस करते हैं वो तो होते हैं, लेकिन बीच में कहीं न कहीं हमको भी अनसर्टेन स्टॉपेज लेने पड़ते हैं। उसके बाद प्लानिंग आता है कि भाई हमको स्टेज़ कहाँ पे करने हैं। देखिए, हम जब एज़ अ बाइकर्स निकलते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारा लगेज होता है, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएशंस के टूल्स यस। होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जो कॉस्टली होती है। तो हमको स्टेज भी ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो पब्लिक अच्छी प्लेसेस हो। आप रिव्यूज़ चेक कर लो, सब चेक कर लो, ताकि आपकी चीज़ें कहीं न कहीं डैमेजेस ना हो, आपकी चीज़ें कहीं न कहीं स्टोलन ना हो। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, तो सोशल मीडिया पे आपको कई सारी वीडियोज़ ऐसे मिलेंगी कि भई ये बाइकर इस जगह पर रुका था, इसका ये सामान चोरी हो गया, ये सामान डैमेज हो गया, ये बाइक डैमेज हो गई। तो अगर आप स्टे सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी माइंड में रखना पड़ता है हमको कि भई स्टे सेफ एंड सिक्योर हो, पार्किंग एरिया अच्छा हो, प्लस एमेनिटीज़ अच्छी हो। उसके अलावा फिर बाकी जो फूड स्टॉपेज होते हैं, वो सब होता है, फिर हम उस तरीके से प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा हमको बाइक प्रिपरेशंस देखना होता है। ये मोस्टली राइड से 2-3 दिन पहले के प्रिपरेशंस हैं कि भई हमको लगेज क्या-क्या लेके जाना है, क्या-क्या टूल्स लेके जाने हैं। उसके अलावा बाइक सर्विस हो प्रॉपर्ली, बाइक के अंदर कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि निकलने से पहले ये सब चीज़ें हमें देख के रखनी पड़ती है। तो ये मोस्टली प्लानिंग होता है और उसके बाद बाकी ऑन द गो जो प्लानिंग चलती है, वो तो फिर अलग ही है। ऑडियंस को क्या देखने को मिलेगा इस जर्नी पे? जैसे देखिए, आपने बोला कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते हो, तो आपके ऑडियंस को या हमारे अगर हमारे कोई दर्शक आपका कंटेंट व्यू करेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? देखिए, इसके अंदर मैं अपना पूरा 100% ट्राई करने वाला हूँ कि ऑडियंस को बाइक प्रिपरेशन से लेके, प्लानिंग से लेके, रूट्स के बारे में मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, स्टे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि अगर मेरा कोई व्यूअर है या आपके कोई व्यूअर जिनको इस राइड के ऊपर जाना है, नो डाउट सिर्फ बाइक से जाना है, अगर उनको कार से जाना है, किसी भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाना है, तो उनको वो आइटनरी फिर से ना प्लानिंग ना करनी पड़े। वो ये वीडियो देख के लोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं, उनको स्टेज डिसाइड करने का मिल जाएगा। हम फूड के बारे में भी रिव्यू देने वाले हैं, तो उनको फूड का भी इश्यू सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जैसे कि हम सोमनाथ, द्वारका जाने वाले हैं, गिर जाने वाले हैं, तो गिर के अंदर यस। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक जंगल सफारी है, तो उसके अंदर वहाँ पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बढ़िया राइड। क्या-क्या प्रोसेस होता है, आपको किस चीज़ को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, गिर के यानी अंदर। यानी वैल्यूएबल के साथ-साथ एडवेंचर्स के साथ-साथ वैल्यूएबल भी वैल्यूएबल बहुत रहेगा कंटेंट भी आपका। उनको मिलने वाला है। ओके, ओके, नाइस, नाइस। तो ये जैसे आपने अभी बोला कि आप वैल्यूएबल कंटेंट भी डालोगे, तो मुझे एक सवाल ये भी था कि आप लोग जो आपकी कम्युनिटी जो राइडिंग करती है, तो वो सेफ्टी मेजर्स कैसे करते हैं? और सेफ्टी का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है? क्या ऐसा है कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ मैं कि हुँ। बाइकर्स लोग अपने इंडिया में थोड़ा सेफ्टी को लैग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है कि सेफ्टी आपको रखनी आपके लिए काफ़ी में जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग होता है कि हाफ फेस हेलमेट यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द राइड। कोई उनके पास एल्बो गार्ड, नी गार्ड्स वगैरह नहीं होते, तो वो चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है ड्यूरिंग द राइड। नॉट ओनली ड्यूरिंग द आपकी डेली कॉमन टू लाइफ में भी आप हेलमेट यूज़ करो। उसके अलावा आप इसके ऊपर एक बात आ जाता है रोड सेंस का। आज के टाइम में इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लोग हाई स्पीड क्रैशेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमने सुना था कि जीटी का एक्सीडेंट हुआ था, जीटी 650 के साथ, जो 17 ईयर का बच्चा लड़का था वो, उसने हाई स्पीड के ऊपर एक एक्टिवा को हिट करा। ऑन द स्पॉट दोनों पर्सन की डेथ हो गई। डेथ हो गई, यस। इसके अलावा देखिए, गियर्स और सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी सेफ्टी के लिए पहन सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक चीज़ है कि हम सब कुछ पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि बीच में एक केस आया था दिल्ली का कि एक राइडर था, वो राइड फिनिश करके जा रहा था, वो पूरे गियर्स में था, तो भी एक पोर्ट होल था, पोर्ट होल के अंदर बाइक गिरा,
वो पर्सन पूरी रात उस पोर्टल के अंदर पड़ा रहा, जस्ट बिकॉज उसको टाइम के ऊपर कोई अटेंडेंस नहीं मिली, कोई सर्वर नहीं मिली, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वो पूरे गियर्स में था, हेलमेट तक उसका नहीं उतरा था, राइडिंग जैकेट सब कुछ था। तो देखिए, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो या कोई भी चीज को आप ड्राइव कर रहे हो, तो रोड के ऊपर आप अपनी सेफ्टी रखो और दूसरों की भी सेफ्टी रखो। आप ट्रैफिक रूल से जो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, लेन फॉर्मेशन से। उसके बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर इस एरिया में जहाँ स्पीड ना करनी चाहिए, जो कर्व, जो हम बोल सकते हैं कि कर्व टर्न से, उसके ऊपर आप थोड़े से उस चीज को संभाल के रखो। प्लस देखिए, गियर्स पहनने से मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, पर ये हम कह सकते हैं कि भाई आप जितना सेफ्टी का ध्यान रखोगे, उतना आप बड़ी चीज को टाल सकते हो, बोल सकते हैं कि बड़े डैमेजेस को कम कर सकते हैं। तो वो चीज़ है कि गियर्स और बाइकर्स कम्युनिटी आज के टाइम में, कुछ कम्युनिटीज ऐसा है जो चीज़ को नेग्लेक्ट करती है, और कुछ कम्युनिटी जैसे कि मेरी अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी और दादा राइडर्स कम्युनिटी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारे पास सिंपल रूल है कि आपको विदाउट गियर्स हम परमिशन नहीं देते राइड करने के लिए। देखिए, ये भी होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई राइडर राइड कर रहा होता है, स्टार्ट करता है, तब उसको माइंड में होता था कि यार मेरे पास तो इतना बजट नहीं कि मैं इतने हेवी गियर्स परचेस कर सकूं। तब हम सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल देते हैं कि आप एक बेसिक हेलमेट यूज करो, जो कि फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। हाफ फेस हेलमेट आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं करेगा। प्लस आप एक अच्छे नी गार्ड और एल्बो गार्ड में इन्वेस्ट करो। प्लस एक अच्छे ग्लव और एक अच्छे शूज में यूज करो। ठीक है। मोस्टली राइडर्स मैंने देखा है कि कैनवास शूज भी हमें राइड करते हैं। कैनवास शूज भी एक ऐसी चीज है जो बहुत बार इम्पैक्ट होता है ना, तो विद इन सेकेंड्स वो फट जाते हैं, और आपका जो थंब है और आपका जो टो एरिया है वो एक्सपोज हो जाता है रोड पे। ओह, ऐसा भी होता है। वो चीज भी होती है, तो वो चीज भी आप ध्यान रखो कि आप तो शूज हो तो ट्राई करो कि आप जैसे कि आर्मी शूज थिक आते सोल, हैं यस। या थिक सोल शूज आते हैं वो पहनो, ताकि क्या है कि अगर इम्पैक्ट भी आता है तो वो चीज आपके टो पे या कहीं पे डैमेज ना करे। बॉडी एक को अच्छे डैमेज। ग्लव्स यूज करो। ग्लव्स के अंदर भी ये चीज होना चाहिए कि ग्लव्स में यहाँ पे पाम स्लाइडर आता है। वो प्लाइम स्लाइडर का सिंपल ही काम होता है कि जब एक्सीडेंट होता है, जब आप गिरते हो, तो ये हाथ आपका जमीन पर टच होता है। अगर ये स्लाइड नहीं करा, उस टाइम पे आपका सीधा सीधा रिस्ट टूट जाएगा। पाम स्लाइडर का सिंपल काम होता है कि आप जैसे ही गिरोगे, ये हिस्सा आपका ग्लाइड कर जाएगा। ये ग्लाइड कर जाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि आपका रिस्ट बच जाएगा, आपकी फिंगर्स बच जाएगी, और कोई डैमेज आपके हाथ में, मेजर डैमेज या फ्रैक्चर नहीं आएगा। हेलमेट भी हम प्रीफर करते हैं कि आप एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट में इन्वेस्ट करो। फुल फेस। फुल फेस हेलमेट होना चाहिए पहली बात तो। प्लस सर्टिफिकेशन आते हैं जैसे कि ईसी 220.5 होता है, डॉट 4 होता है, आईएसआई होता है हेलमेट के लिए। हेलमेट के लिए। तो आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट डॉट 4 सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट यूज करो, उसकी सेफ्टी रेटिंग्स उतनी अच्छी एज होती अ है। राइडर इतना तो शायद एज अ राइडर नहीं कहूंगा, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप एज अ कॉमन पर्सन भी आप एक अच्छा हेलमेट यूज करो, क्योंकि वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो वो चीज है कि गियर्स आपकी सेफ्टी के लिए है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम गियर्स पहन के घूमेंगे तो भी लोग, आप अपनी सेफ्टी देखो। आप जितना अच्छे सेफली चलोगे, जितना आप अपने प्रोटेक्शन लेके चलोगे, ये वो बात तो अलग हो गई कि भाई सामने वाला आके फिर अगर आपको तो कुछ जाता हाँ। है फिर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा भी होता है और आप सेफ्टी गियर्स पहन के रहोगे, तो उस केस में ये होगा कि आप हो जाती है जस्ट माइनस इंजरीज के साथ आप बाहर निकल जाओ। अबे भाई, मैंने सुना है कि आप दाहोद के लीड एडमिन मार्शल यानी बाइकर्स कम्युनिटी के आप एडमिन हो। तो आप अपनी कम्युनिटी को दाहोद में कैसे आगे ले जा रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में प्लीज हमें शेयर कीजिए। यस, रिसेंटली मैंने दाहोद के अंदर दाहोद राइडर्स कम्युनिटी का शुरू करा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अहमदाबाद, सूरत और बड़े बड़े लेवल के ऊपर बाइकर्स कम्युनिटी रन हो रही है। लेकिन गुजरात लेवल पे हम कह सकते हैं कि दाहोद में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना दाहोद में इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कि मैं अहमदाबाद या सूरत में इन सब चीजों को एक्सप्लोर करके आया, तो मेरा यह है कि भाई मैं दाहोद को भी गुजरात लेवल पे या नेशनल लेवल के ऊपर एक रिकॉग्नाइजेशन दूं बाइकर्स कम्युनिटी के अंदर। उसको माइंडसेट को माइंड में लेके और प्लस लोगों को एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एडवेंचर देने के हिसाब से मैंने इस बाइकर्स कम्युनिटी की दाहोद में शुरुआत करी है। अभी जो दाहोद बाइकर्स कम्युनिटी है, वो भी स्टार्टिंग फेज के अंदर है। लोग अभी जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये कम्युनिटी भी स्टार्ट हुई है। जो ट्रैवल के रिलेटेड जिनको एक्सपीरियंसेस है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बाइक के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिनको नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है, वैसे जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। फिर भी मेरा यही कहना है कि अगर आपके किसी पर्सन को या फिर आपको पता हो कि आपको इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे बाइकिंग करनी है या मुझे राइड करना है या फिर मुझे इस चीज के अंदर आना है, तो दाहोद राइडर्स कम्युनिटी आपका मस्ट मोस्ट वेलकम करती है। आप आओ, नए एक्सपीरियंसेस लो, नए राइड्स में आओ।
अभी हमने इसे स्टार्टिंग फेज सिर्फ छोटी-छोटी राइड्स प्लान करने का फाइनल किया है। जब थोड़ा एक्सपीरियंसेस आ जाएगा लोगों को तो फिर हम लॉन्ग राइड भी प्लान करेंगे। अबे भाई, बाइक राइडिंग ने आपको लाइफ में क्या सिखाया है? बाइक राइडिंग ने मुझे लाइफ में बहुत सी चीजें सिखाई है, बहुत से एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने सीखा है। कह सकते हैं कि अक्सर हमको ऐसा लगता है कि भाई लाइफ के अंदर जब टेंशन होता है, जब ऐसा लगता है कि यार अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, क्या ही करेंगे, तब कोई ना कोई एक नई राइड आ जाती है, कोई ना कोई नया मोटिव दे देती है, एक नया एक्सपीरियंस दे देती है। तो कहते नहीं कि आप जितना ज्यादा लोगों को मिलते हो, जितनी जगह एक्सप्लोर करते हो, आप कुछ ना कुछ नया नया सीखते हो। डिसिप्लिन, पेशेंस या रिस्क टेकिंग, सबसे बड़ा लेसन क्या रहा आपके लिए? ठीक है, डिसिप्लिन, आपको सबको पता है कि डिसिप्लिन का एक अपना रोल होता है। बाइक राइडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क टेकिंग, एक बार मैं कह सकता हूँ कि आपको रिस्क टेकिंग आप अवॉइड करोगे तब भी चलेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको रिस्क टेक करना पड़े या रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस, क्योंकि कुछ कुछ जब आप राइडिंग करोगे आपको, या फिर आप जब ट्रैवल करते हो, आपको बहुत ऐसी सिचुएशंस मिलती है जहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। हो सकता है आप खड़े हो, कोई रॉन्ग पर्सन आपको आके किसी चीज गलत चीज तरीके से आपको ट्रीट करना चाहे, बोलना शुरू कर दे। ठीक है, आपको पता है कि इंडियन रोड्स के ऊपर रोड कितनी इजीली हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो उस केस में आपको अपना पेशेंस रखना है। आपको सामने वाले पर्सन को आंसर नहीं करना है, आप उसको अवॉइड करो। रोड रेजेस से एक और बात मेरे ध्यान में आई कि पुलिस और बाइकर्स का जो रिलेशन रहता है, वो कई जगह पे देखा है कि थोड़ा रफ रहता है। ये कई जगह पे ये भी देखा है कि पुलिस बहुत सपोर्टिव रहती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ठीक है, डेफिनेटली दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें अच्छी है। कुछ जगह पे ऐसा होता है अक्सर कि कुछ पुलिस वाले जो, या फिर कुछ बाइकर्स होते हैं जो गलत एक्टिविटी करते हैं, उस केस में पुलिस और बाइकर्स का जो क्रॉस कंटामिनेशन होना है वो होना ही है। लेकिन मुझे जहां तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे हर बार पुलिस की तरफ से सपोर्ट ही मिला है। मैं हमने जब भी लॉन्ग ट्रैवल्स करे हैं, जब भी हमने लॉन्ग राइड्स करी है, शॉर्ट राइड्स करी है, पुलिस वाले से हमसे हमेशा सपोर्ट ही मिला है। इसके अलावा ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी बाइकर्स को सपोर्ट करता है। अगर आप डिसिप्लिन में हो, आप प्रॉपरली गियर्स में हो, आप प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट ही करेगी। वो आपको अननेसेसरी परेशान करे उसका तो कोई सवाल उठता नहीं है। अगर कोई बिगनर बाइक राइडिंग स्टार्ट करना चाहे तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? Okay? तो अगर बिगनर बाइक राइडिंग शुरू करना चाहता है तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि बाइक को आप मशीन की तरह मत देखो। काफी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कि सोचते हैं कि यार मेरे पास ये बाइक है, मैं बाइकिंग कैसे राइडिंग कैसे शुरू करूंगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। उज्जैन वाली राइड में हमारे साथ एक पर्सन था जिनके पास बाइक कौन सी थी, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सोच में पड़ जाओगे कि उसने बाइक के साथ राइड कैसे पूरा किया। उनके पास थी 2014 या 15 की यामा की एक बाइक, एसजेड करके एक बाइक आती थी, एसजेड, पतली वाली एसजेड करके, तो वो बाइक थी। उसने उन्होंने उसके साथ उज्जैन का पूरा राइड कंप्लीट किया है। कच्छ वाली राइड में हमारे पास एक पर्सन था, उनके पास थी यूनिकॉर्न 125। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सी बाइक है या कौन सी मोटरसाइकिल है। आप सिर्फ ये देखो कि मुझे राइडिंग शुरू करनी है। आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करो, सेफ्टी को फॉलो करो। प्लस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले कुछ छोटे छोटे डेस्टिनेशन से करो, जैसे कि 20 किलोमीटर से, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से। फिर उसको सर्टन टाइम के हिसाब से आप बढ़ाओ। 50 किलोमीटर, फिर कभी ट्राई करो कि 100 किलोमीटर, फिर उसको थोड़ा बढ़ाओ। कुछ हो सकता है तो पहले स्टार्टिंग में कुछ ग्रुप राइड्स को ज्वाइन करो, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे, हालांकि राइडिंग कल्चर किस तरीके से है, हमको जब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते आप एक्सपीरियंस को गेन करोगे, तो फिर आप धीरे धीरे उस पोजीशन तक आ सकते हो। एक लाइन में राइडिंग का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, अगर मेरे सिंपल से एक लाइन में राइडिंग का मतलब पूछो, मेरे मतलब में राइडिंग इज नथिंग। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि राइडिंग इज नथिंग मतलब क्या ही बात हो गई, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। राइडिंग इज नथिंग का मेरा सिंपल से फंडा ये है कि राइडिंग हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग लाती है। मेरे राइडिंग जो मीनिंग लाती है वो लाती है कि मुझे राइडिंग से एक नई नई चीजें जो एक्सप्लोर करने मिलती है, नए नए नेटवर्क्स मिलते हैं। उसके अलावा मुझे एक पेशेंस मिलता है। एक बोलते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे राइडिंग से मिलता है। किसी के लिए वो हो सकता है कि किसी को पीस मिलता है, किसी के लिए हो सकता है कि वो गुस्सा निकालने का एक जरिया है। तो हर किसी के लिए राइडिंग डिफरेंट है, और हर किसी के लिए राइडिंग कुछ भी नहीं है। अगर मैं मन से खुश नहीं हूं तो मैं अगर राइड कर भी रहा हूँ तो उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो चीजें इसलिए मैंने कहा कि राइडिंग इज नथिंग। तो अबे भाई, चलिए थोड़ा फन करते हैं। अपन रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। माउंटेन्स या डेजर्ट? माउंटेन्स। सोलो राइड या ग्रुप राइड? सोलो राइड। नाइट राइड या अर्ली मॉर्निंग राइड? अर्ली मॉर्निंग राइड। ड्रीम डेस्टिनेशन? केरला। फेवरेट बाइक? हिमालयन 411।
अबे भाई, एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो राइडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रैवल स्पेशली बाइक पे स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत हेजिटेट करते हैं। देखिए, मेरा सिंपल सा क्लियर मैसेज है कि हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है। आप जब तक शुरू नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी चीज़ का एक बोलते कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप शुरू करो, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हो, उनसे ओवरकम करो, नई चीज़ें सीखो, फिर से कोशिश करो। वो कहते हैं ना कि 12th फेल का एक डायलॉग है कि ज़ीरो से फिर रिपीट। तो रिपीट करो, आप जितनी बार रिपीट करोगे, उतनी बार नई चीज़ सीखोगे और जितना रिपीट करोगे, उतना परफेक्ट होता जाओगे और उतना अच्छे बनते जाओगे। क्योंकि देखो कैसा है ना कि जब राइडिंग करोगे तो गलतियाँ होंगी। हमने भी गलतियाँ करी, जब हमने शुरू किया था हमसे भी गलतियाँ हुई थी। तो गलती करने से मत डरो, दूसरा बाहर निकल से मत डरो। आप जब तक अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। या तो अपने कम्फर्ट ज़ोन में रह लो या फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर कर लो। बहुत बढ़िया है भाई। ये आज का जो एपिसोड था, ये बहुत ही वैल्यूएबल रहा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। कुछ नया रहा कि भैया ऐसा भी एक दाहोद में कम्युनिटी है। ये भी हमारे जो ऑडियंस उनको पता चला कि बाइक बाइक राइडिंग कम्युनिटी जो है अपने दाहोद में, उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन दिस। Thank you so much, Joseph bhai, for calling me on Taj Stories. It's a wonderful episode. हर राइड सिर्फ डिस्टेंस कवर नहीं करती, वो आपको खुद से कनेक्ट करती है। अगर आपको एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो, मजा आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।